नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रेत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 11 और 12 के अंदर एक नई बुक लगी है जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। 11वीं में जिसका नाम है भाग 1 और इसी का नाम है 12वीं में भाग 2। 12वीं कक्षा की जो बुक है वो तो हमने प्रारंभ कर चुके हैं। तो आज हमने जो है 11वीं कक्षा की जो बुक है इसको भी यानी भाग 1 भी आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जो है भाग 1 हम प्रारंभ कर रहे हैं और पहला ही पाठ इसका आज हम पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल, यानी सतत शोषण का काल है इसका नाम। औपनिवेशिक भारत और सतत शोषण का काल इस पाठ का नाम है। इस पाठ में हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन का निकास, उसके बाद हम पढ़ेंगे दादा भाई नारोजी के अनुसार धन निष्कासन की पद्धतियाँ, फिर धन निकासी का आर्थिक प्रभाव, फिर पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योगों का पतन, फिर ब्रिटिश काल से पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग, ब्रिटिश काल में कृषि प्रभाव और ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन। इसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा आएगा वो होगा भारत का स्वतंत्र आंदोलन, फिर भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कैसे चली वो पढ़ेंगे। उसके बाद नेहरू की वैचारिक विरासत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे और फिर लास्ट अध्याय है सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला नेहरू की भूमिका। ठीक है, अब जो है हम पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। तो देखो, पहले पाठ का नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कई बार विदेशी आक्रमण हुए, यानी अंग्रेज जब भारत में आए थे उससे पहले भारत में कई विदेशियों ने जो है आक्रमण किए। उन आक्रमणों के फलस्वरूप भारत में राजनीतिक परिवर्तन तो हुए, परंतु भारत के आर्थिक ढांचों पर आक्रमणों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो पहले अंग्रेजों से पहले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं उनका जो आक्रमण है, उनका जो राजनीतिक तो भारत के अंदर प्रभाव पड़ा था, लेकिन आर्थिक ढांचे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। आत्मनिर्भर भारतीय गांव, ग्रामीण उद्योग एवं परस्पर आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था, ये सब कई शताब्दियों से यहाँ चल रहे थे। यानी जो भारतीय जो गाँवों के अंदर जो ग्रामीण उद्योग है, आत्मनिर्भर गांव है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये शताब्दियों से यहाँ चल रहे थे। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का जो वर्णन है वो चार्ल्स मेटकाफ इन शब्दों में करता है कि ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इन्हें अपने यहाँ प्राप्त है और विदेशी शब्दों से ये मुक्त है। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है वहाँ ये अकेले ऐसे हैं जो अमर हैं। राजकुल लुढ़कते रहे, क्रांतियाँ होती रही, हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख क्रमशः मालिक बनते रहे, लेकिन ग्राम समाज यथापूर्वक बने रहे। लेकिन जो गाँव का समाज है वो वैसे बने रहा। भारत पर अंग्रेजों की विजय इन आक्रमणों से भिन्न थी, यानी जो भारत पर अंग्रेजों की विजय हुई इन आक्रमणों से भिन्न थी। यह विजय उस राष्ट्र द्वारा की गई थी जिसने अपने देश में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया था, तब एक आधुनिक मध्यम वर्ग समाज का निर्माण किया था। यानी जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और एक मध्यम वर्ग समाज का निर्माण किया। पूंजीवादी व्यवस्था की उन्नति और फैलाव के द्वारा ब्रिटेन ने अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित किया था। यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसको फैलाकर जो ब्रिटेन जो है एक आधुनिक राष्ट्र बना था। परंतु भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक आधार को नष्ट करके उसकी जगह पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना किए बिना ब्रिटेन अपनी पूंजीवादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए औपनिवेशिक भारत का समुचित उपयोग नहीं कर सकता था। यानी भारत जो प्राचीन काल से जो आर्थिक आधार है, यानी जो गांव की व्यवस्था है उसको नष्ट किए बिना जो ये ब्रिटेन है ये अपने जो औपनिवेशिक भारत है इसकी पूंजी का या इसके आर्थिक आवश्यकताओं का प्रयोग नहीं कर सकता था। तो भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम जो है पुरानी अर्थव्यवस्था के विघटन और नए आर्थिक रूपों के उदय की दिशा में अलग कदम था। यानी जो है पुरानी व्यवस्था को हटा रहे थे और अपनी व्यवस्था जमा रहे थे। ये सभी कदम भारतीयों के लाभ के लिए नहीं वरन ब्रिटिश लाभ के लिए प्रतिपादित किए गए। यानी ये सब जो है भारतीय लाभों के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश लाभ के लिए बनाए गए थे। वस्तुतः 16वीं शताब्दी में भारत धन, वैभव और समृद्धि से संपन्न था। यानी 16वीं शताब्दी में जो है भारत धन, वैभव और सबसे समृद्धि से संपन्न था। भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने लग सकते हैं। यानी भारत की जो समृद्धि है इससे प्रभावित होकर यूरोप के बहुत सारे देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
अंग्रेजी व्यापारियों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। यानी जो अंग्रेजी व्यापार थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनको भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट ने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसी प्रकार अब पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां पूर्वी देश और विशेष रूप से भारत की ओर अपना व्यापार बढ़ाने लगी। कुछ समय तक इन जो व्यापारी कंपनी है इनका उद्देश्य भारत में व्यापार करना रहा, परंतु उन्होंने भारत की राजनीतिक फूट और अस्थिरता का लाभ उठाकर अपना राजनीतिक प्रभाव है बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यानी शुरुआत में ये क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि भारतीयों में राजनीतिक फूट है और अस्थिरता होती है, तो इन्होंने राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यानी 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें नवाब जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला वो हार जाता है, तो ये जो जीत है प्लासी के युद्ध की, ये अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना का एक मार्ग था। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने मुगल सम्राट शाह आलम, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं को भी पराजित कर ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी के कार्यकाल तक कंपनी की जो प्रभुसत्ता है वो संपूर्ण भारत में स्थापित हो चुकी थी। अब मुगल बादशाह की सत्ता केवल नाम मात्र की थी। तत्पश्चात आगामी वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य का जो है बहुत बड़ा विस्तार किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंग्रेजों ने इस देश के व्यापार को अपने कब्जे में लिया। यानी 19वीं शताब्दी तक व्यापार को कब्जे में लिया। इस अवधि में वे भारत से माल ले जाते और विदेशों में बेच देते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, किसान एवं व्यापारियों से बलपूर्वक उनका माल उठा ले जाते थे। वे लागत का मूल्य का केवल 1/4 यानी 1/4 मूल्य चुकाते थे, जबकि अपने या अपने अधिकार में लिए गए माल को कई गुना कीमत में बेचते थे। अंग्रेज मनमाने ढंग से स्वयं ये निर्धारित करते थे कि प्रत्येक कारीगर किस प्रकार का माल तैयार करेगा और कितनी कीमत पर बेचेगा। यदि कारीगर दाम लेने को तैयार नहीं होता था तो वह उसे बांध कर कोड़े मारकर भगा दिया जाता था। ये व्यापारिक पूंजी का काल था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल का निर्यातक देश बना दिया गया और वहाँ के कारखानों से निर्मित माल को भारत की मंडियों में खपाया जाने लगा। औद्योगिक पूंजी के इस दौर में भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी चुंगी वसूली जाती थी, जबकि ब्रिटिश माल जब बाहर था तो उस पर कोई चुंगी नहीं थी। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधे एक योजना के तहत नष्ट कर दिए गए। अब भारत ब्रिटिश माल पर ही निर्भर हो गया। लोहा गलाने के देसी उद्योग धंधे भी नष्ट कर दिए गए। उनके स्थान पर सस्ता आयातित लोहा एवं इस्पात बाजार में आने लगा। भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश बना दिया गया। तो दोस्तों आज हम इस पार्ट को इतना ही देखेंगे। वैसे तो ये पार्ट थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, आगे भी हम इस पार्ट को देखेंगे। तो दोस्तों आज हमने जो है इसका पहला ही वीडियो बनाया था। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहिए, स्वस्थ रहें।